हेलो फ्रेंड्स। तो इस सीरीज में हम बॉन्ड मार्केट और कैपिटल मार्केट को हम स्टडी करेंगे। बॉन्ड के स्ट्रक्चर को, टर्म स्ट्रक्चर को, कैसे उसकी फेयर प्राइसिंग करते हैं हम, और कैपिटल मार्केट का क्या रोल होता है बॉन्ड के केस में, हम इसको आज स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं कैपिटल मार्केट से। कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट्स जिस तरह से हर एक कमोडिटी का एक मार्केट होता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड मार्केट, क्लॉथ मार्केट, आपके पास वेजिटेबल मार्केट होता है, फिश मार्केट होता है, इस तरह के मार्केट्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी बाय और सेल होती है। सिमिलरली कैपिटल मार्केट्स वो जगह जहाँ पे कैपिटल की ट्रेडिंग होती है, कैपिटल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। इन जगहों को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट जो है वो रेजिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ कैपिटल जो है कैपिटल मार्केट में होता है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को, किसी एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी कॉरपोरेशन को पैसा चाहिए अपने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर कंपनी, सब्सिडरी या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, वो कैपिटल मार्केट में जाएगा। कैपिटल मार्केट में वहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे अवेलेबल जो उनको फंड्स या लोन अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। लेटर जो कॉर्पोरेट या एंटरप्रेन्योर, जो बोरोअर है, जिसको हम एक वाइड टर्म में कह सकते हैं बोरोअर है, वो उस कैपिटल को यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट बनाता है, एक वैल्यू एडिशन करता है किसी सब्सटेंस पे, और वैल्यू एडिशन करने के बाद जब सेल करके प्रॉफिट करता है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, कुछ मार्जिन जो है वो अपने लेंडर को वापस प्रोवाइड करता है। नॉर्मली जो कोई भी इकोनॉमी होती है, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो या डेवलपिंग इकोनॉमी, इनमें चार प्लेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट बोरोअर्स, सेकंड लेंडर्स, लेंडर्स को हम इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, देन द मार्केट्स, एंड थर्ड फोर्थ योर ट्रेडिंग सिस्टम और अरेंजमेंट्स। ये फोर आइटम्स, फोर एंटिटीज जो है, ये किसी भी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी को कैरेक्टराइज करते हैं। बोरोअर्स में आ जाते हैं आपके जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सब के सब बोरोअर्स में आ जाते हैं। दे नीड मनी, मनी से वो अपने फर्दर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी ऑन करते हैं। लेंडर्स, इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसा देते हैं अपना, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के लिए वो अपना पैसा दूसरों को उधार में देते हैं, बोरोअर्स को उधार में देते हैं, बोरोअर्स उनको इन रिटर्न एक प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। अगेन थर्ड, मार्केट्स। मार्केट्स बेसिकली वो जगह होती है जहां पे ये एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल होता है। ये मार्केट्स जो है ये कैपिटल मार्केट्स भी हो सकते हैं या फिर मनी मार्केट्स भी हो सकते हैं। मनी मार्केट्स में एक्सक्लूसिवली वो एलिमेंट्स, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जिनकी जो टेन्योर है वो 1 ईयर से कम है या 1 ईयर है। कैपिटल मार्केट में जनरली वो एलिमेंट्स, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जिनकी टेन्योर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 ईयर है, इट इज लेस देन 1 ईयर। देन ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स में बेसिकली होता है कि मार्केट्स, फिजिकल मार्केट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हो सकते हैं, और ओवर द काउंटर मार्केट्स हो सकते हैं। अलग अलग तरह के मार्केट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो ये चार तरह के जो एंटिटीज है, ये किसी भी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी को जो है वो करेक्टराइज करते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेयर्स जो है वो बोरोअर्स में हो सकते हैं, लेंडर्स में हो सकते हैं, मार्केट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। डेवलपिंग, सिमिलरली डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्या पता बोरोअर्स का जो ज़्यादातर रोल है वो गवर्नमेंट का हो, जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जस्ट बर्डअप कर रहे हो, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, कॉर्पोरेट्स का रोल थोड़ा लिमिटेड हो डेवलपिंग इकोनॉमीज में। सिमिलरली जो मार्केट्स हैं उनका जो नेट वैल्यू है
वो कम हो सकता है। तो दीज 4 पैरामीटर्स दे हेल्प इन कैरेक्टराइजिंग कि इकोनॉमी किस तरह की है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो भी मेन मार्केट मेकर्स जो हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो बोरोअर्स हैं और लेंडर्स हैं। बोरोअर्स में जैसे मैंने बताया, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, नॉर्मल रिटेल कस्टमर हो सकता है, राइट। लेंडर्स में हाई नेट वैल्यू इन्वेस्टर्स हो सकता है, और बिग फंड फंड मैनेजिंग कंपनीज हो सकती हैं। ओके, अब फंड मैनेजिंग कंपनीज में एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, लेंडर्स में एक बहुत बड़ा चंक जो है वो पर्सनल सेविंग्स जो होती है उसका आता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन जो है वो अपनी सेविंग, एफडी, सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पेंशन फंड्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस, इनमें लगाता है अपना पैसा। ये पैसा जिन फंड मैनेजर्स के पास जाता है, जिन ये कंपनीज होती हैं या बैंक होते हैं, ओके, इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस पैसे को अगेन प्रोवाइड करते हैं टू दी बोरोर्स। बोरोर्स इस पैसे को यूटिलाइज करता है और प्रॉफिट जनरेट करता है। उस प्रॉफिट का कुछ मार्जिन जो है वो वापस कंपनीज को मिलता है। कंपनीज वापस ये उस प्रॉफिट का थोड़ा मार्जिन जो है अगेन आपको वापस प्रोवाइड करती है। तो जनरली देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी इकोनॉमी को आपको कैरेक्टराइज करना है कि इसकी ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो सकती है। इन दैट केस जो हाउस होल्ड सेविंग्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी फर्दर ग्रोथ जीडीपी की क्या हो सकती है। आपको बस हाउस होल्ड सेविंग्स को कोरिलेट करना होगा उसकी प्रेजेंट जीडीपी के साथ, प्रोजेक्टेड जीडीपी के साथ, एंड देन यू कैन मेक गुड एस्टिमेट्स विद इट। नाउ जनरली एक टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस। कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो प्लेयर्स हैं, फर्स्ट इज योर बोरोअर्स, सेकंड इज योर लेंडर्स। लेंडर्स क्या चाहिए? लेंडर्स या इन्वेस्टर, लेंडर्स का मेन पर्पस क्या होता है कि दे वांट मैक्सिमम रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। सेकंड, दे वांट मिनिमम रिस्क एक्सपोजर। रिस्क एक्सपोजर को हम ये भी कह सकते हैं कि दे वांट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कि जब भी उनको लगता है कि मार्केट उनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, दे वांट कि दे कैन सेल देयर इंस्ट्रूमेंट easily and get the cash, okay, and get cash. So they have two objective that they want to maximize their return and they have to minimize the risk exposure. And if they feel कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो अपनी इंस्ट्रूमेंट को फटाफट सेल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उस इंस्ट्रूमेंट की, उतना ईजी हो जाएगा उसको सेल करना। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज हाईली लिक्विड, dollar investment is highly liquid, equity stocks are liquid. What are not not very liquid या illiquid कह सकते हो? real estates are not very liquid. And then investment in startups, so these are not very
इन्वेस्टर फ्रेंडलीज, यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट लिक्विडिटी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बोरोअर्स दे वांट लोन विद हाई टेन्योर। बोरोअर्स को चाहिए कि जो लोन उनको अवेलेबल हो रहा है उसकी जो टेन्योर है, उसका जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज पीरियड जितना ज़्यादा होगा उतना उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम आएगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई स्ट्रैटेजी चेंज होती है देन देयर टाइम टू रिकैलकुलेट देयर फाइनेंस। तो बोरोअर दे वांट कि बहुत ज़्यादा टेन्योर जो है, ज़्यादा पीरियड जो है उनको मिले, ताकि वो एक प्रॉफिट जनरेट करके उस प्रॉफिट को री-इन्वेस्ट करके ही इंटरेस्ट निकाल दे। तो दे वांट कि जो भी लोन उनको प्रोवाइड होता है उसका टेन्योर या पीरियड जो है बहुत ज़्यादा हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेंडर्स को चाहिए कि लिक्विडिटी बड़ी कम हो, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो, और जितना टेन्योर कम हो शॉर्ट टर्म उतना उनके लिए बेटर है। नाउ यहाँ पे इनको लॉन्ग पीरियड चाहिए, यहाँ पे इनको शॉर्ट पीरियड चाहिए, तो एक तरह की डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे कहते हैं। अब इस चीज़ को इकोनॉमिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ओवरकम कैसे करते हो? यू इंट्रोड्यूस अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी आप एक इंट्रोड्यूस करते हो, और वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी क्या होता है? बैंक। ओके, बैंक ये रोल प्ले करता है कि दे टेक फंड्स फ्रॉम द लेंडर्स, फ्रॉम द इन्वेस्टर, लॉट ऑफ फंड्स, एंड देन दे पुल द फंड्स, और उस पूल ऑफ फंड्स को ये आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बोरोअर्स को। जब बैंक के पास एक बहुत बड़ा कैपिटल पूल अक्यूमुलेट हो जाता है, ओनली देन दे आर केपेबल ऑफ फर्दर गिविंग द फंड्स टू दी बोरोअर्स। तो बैंक जो है बेसिकली रिस्क ले लेता है लेंडर्स का जो रिस्क है वो अपने ऊपर ले लेता है। सिमिलरली बोरोअर्स है, उनका रिस्क भी ये अपने ऊपर ले लेता है। इस तरह से ये हेल्प करता है। इट इज़ अ मार्केट मेकर, कैपिटल मार्केट मेकर। मार्केट मेकर मतलब वो एंटिटीज जो कि हेल्प करते हैं उस मार्केट को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो दे एक्ट एज ए मार्केट मेकर इन कैपिटल मार्केट्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले करते हैं। जनरली बैंक क्या करते हैं? बैंक, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द बैंक, बैंक की दो साइड्स होती हैं, एक उनकी लायबिलिटी साइड्स होती है और दूसरी तरफ उनके पास एसेट साइड्स होते हैं। जितना भी फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से आता है, जितना भी फंड्स आया वो इनकी लायबिलिटी साइड पे एडअप होते रहता है। यहाँ पे इन्वेस्टर फंड्स जो है वो लायबिलिटी शीट पे आता है, और एसेट्स के साइड पे जितना भी ये बोरोअर्स को प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा इनकी एसेट साइड पे आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जो भी पैसा बैंक बोरोअर्स को देता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो कॉन्सिक्वेंटली बैंक्स इंटरेस्ट इनकम जो है वो अर्न करता है अपने लोन के ऊपर, ऑन लोन। बट दिस इज नॉट ऑल। इन्वेस्टर्स जो पैसा देता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, तो बैंक इन रिटर्न दे गिव इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर। तो बैंक जो है वो दो साइड पे इंटरेस्ट देता है, सॉरी एक साइड पे इंटरेस्ट देता है इन्वेस्टर्स को, दूसरी साइड से इंटरेस्ट लेता है बोरोअर्स से। बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली नेट इंटरेस्ट इनकम डिसाइड करता है, जिसमें बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है बोरोअर्स को और कितना परसेंट इंटरेस्ट वो चार्ज करता है लेंडर्स को। ये अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम भी कहते हैं, डेल्टा NII, ये डिसाइड करता है कि बैंक कितना प्रॉफिट बना रहा है। बैंक को अगर आपको स्टडी करना है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, देन नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक का होता है। नॉर्मली बैंक्स जो होते हैं वो दो तरह के रिस्क को टॉलरेट करते हैं। फर्स्ट इज
जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब के सब एक साथ आ जाएं बैंक से अपना पैसा मांगने, इन दैट केस बैंक के पास जो पूल ऑफ फंड्स है वो अवेलेबल नहीं होगा, और बैंक जो है वहां पे उसको हम कहते हैं रन ऑन बैंक। ऐसे केस में बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी रिटेल कंज्यूमर वो कितना पैसा निकाल सकता है बैंक से। सेकंड केस जो रिस्क बैंक अज्यूम लेता है वो है कि जो भी पैसा उन्होंने बोरोर्स को दिया है उसमें से मैक्सिमम बोरोर्स जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। इन दैट केस आप एसेट्स को एनपीए जो है डिक्लेयर कर लेते हो। उसका एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन दोनों केसेस को मैनेज करने के लिए बेसल नॉर्म्स को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, और कैसे बैंक जो है अपना एक कैश पूल रखता है अपने पास, और वो किस तरह से उस कैश पूल को हम निकालते हैं, मार्केट रिस्क और अलग अलग तरह के दूसरे रिस्क को कैसे ओवरकम करता है बैंक, ये एक अलग वीडियो पे हम देखेंगे। बट बैंक एक्ट एज अ मार्केट मेकर इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू बॉन्ड्स, नॉर्मली कॉर्पोरेट जो है, अगर कॉर्पोरेट को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, नीड्स मनी, कॉर्पोरेट के पास चार तरीके होते हैं उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट जो है वो नॉर्मली जो भी उनका फिट आफ्टर टैक्स है उसको री इन्वेस्ट करे। मतलब मुझे जो प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी को प्रॉफिट आया कोई, उस प्रॉफिट को वो इकट्ठा करके री इन्वेस्ट करके एक प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसको बनाना है वो ये बनाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को री इन्वेस्ट करे। नंबर टू, सेलिंग इक्विटी शेयर्स, जो कॉर्पोरेट होगा वो अपने शेयर्स मार्केट में भेज दे, पब्लिक डोमेन पे शेयर्स को सेल करे। पब्लिक इवन प्राइवेट शेयर्स भी वो सेल कर सकता है, और बैंक पे डिपेंड, कॉर्पोरेट पे डिपेंड है वो क्या करना चाहता है। थर्ड, कॉर्पोरेट जो है वो बैंक से लोन ले ले। एंड फोर्थ, बॉन्ड इशू। अब देखते हैं इनके साथ इशू क्या, हर एक के साथ कुछ ना कुछ इशू आएगा। कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेट जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को री इन्वेस्ट करता है, इन दैट केस जो प्रॉफिट होगा वो इट विल बी इनसफिशिएंट। प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं हो सकता कि एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है वो कॉर्पोरेट इनिशिएट कर सके। नंबर टू, प्रॉफिट को ही अगर वो री इन्वेस्ट करेगा तो वो डिविडेंड जो है नहीं दे पाएगा। डिविडेंड जो होता है वो आपके स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाएगा। इन दैट केस ऑब्वियसली डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि लार्ज स्केल सेलिंग हो जाए और उसका पर शेयर प्राइस जो है वो कम हो। डिविडेंड नहीं देना और प्रॉफिट जो इनसफिशिएंट होगा, इस वजह से ये मेथड जो है ये एटलीस्ट एक मिड कैप कंपनी जो है, मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं कर सकती। लार्ज कैप अगर वो करना चाहे देख वो कर सकती है। सेकंड स्टेप, बट फिर भी ये नहीं करते बिकॉज वाई टू यूज द कैश, फ्री कैश जो आपके पास है, रादर कैश अगर आपको मिल रहा है कहीं से तो फिर आप क्यों अपने फ्री कैश फ्लो को यूज करो। तो ये मेथड जनरली यूज नहीं होता। सेकंड, सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये बड़ा अच्छा मेथड है, काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, बट इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि आप अपनी जो ओनरशिप है, ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो। ओके, ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो। सेकंड, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर कंपनीज की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं आती, जो फेयर प्राइस है उससे भी नीचे, बुक वैल्यू है उससे भी नीचे आपका शेयर का प्राइस जो है जा सकता है। इसलिए until unless you have a very strong management, कंपनी इसको भी यूज नहीं करेंगी, कर सकती हैं बट यू हैव टू सी द प्रोज एंड कॉन्स। थर्ड, बैंक से लोन ले लो, वेरी गुड वे टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट, बट इसमें इशू क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैंक्स टर्म, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट रेट ना सिर्फ ज़्यादा होता है बट जो टर्म्स एंड कंडीशन जो क्लॉजेस होती है बैंक्स की वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप नहीं दे पाए इंटरेस्ट, आप एनपीए हो गए, देन आप पे एक्शन हो सकता है, बिकॉज बैंक्स के पास पब्लिक मनी होता है तो उसमें कंडीशंस काफ़ी रिजिड होती हैं। और फोर्थ केस, अगर ये तीनों कंडीशंस जो है अगर कंपनी को लगता है वो नहीं कर सकती, वो फाइनली बॉन्ड इशू करता है। बॉन्ड इशू का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी प्रॉमिस करती है लेंडर को, इन्वेस्टर को, कि आप हमें पैसा दो एंड आफ्टर सम एक्स वाई जेड पीरियड ऑफ टाइम आपको वापस हम प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो होगा वो कूपन्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, प्लस एक या फिर लमसम इंटरेस्ट जो है आपको प्रिंसिपल पे एट द एंड ऑफ द टेन्योर वो आपको दे सकते हैं। इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे किस अलग अलग तरह के बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है, इसका जो है बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस वो कंपनी अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकती है, नंबर वन। नंबर टू, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी प्रॉमिस करती है लेंडर या इन्वेस्टर को देने का, वो आप कम रख सकते हो कंपेयर टू जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को। तो इसलिए बॉन्ड इशू बेटर होता है, पर्टिकुलरली अगर एक मिड कैप लेवल की कंपनी हो, देन इट इज़ बेटर कि वो बॉन्ड इशू करे कंपेयर टू बाकी। लार्ज कैप भी कर सकते हैं बॉन्ड इशू, लार्ज कैप ही करते हैं बॉन्ड इशूज। बॉन्ड के साथ ऑब्वियसली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस वो भी काफ़ी रिजिड है आजकल, बट जनरली बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है बॉन्ड इशू में, इसलिए बॉन्ड इशू ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम इसलिए भी होता है बॉन्ड में, नॉट बिकॉज कि कंपनी बोल रही है, बट बिकॉज बॉन्ड इशू, बिकॉज इट इज अ डेट, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब आपने किसी से उधार लिया है, आपको उधार देना चाहिए, देना पड़ेगा इनकेस कंपनी डिफॉल्ट करती है। कंपनी के एसेट्स बेच के जो पैसा निकलता है उससे डेट चुका लेते हैं। दे आर प्रेफरेबल, दे आर गिवन प्रेफरेंस ओवर ऑल दी अदर स्टेक होल्डर्स। अगर किसी ने, अगर फॉर एग्जाम्पल दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक ने डेट दिया है और दूसरे के पास इक्विटी है, तो जो पैसा है, जो प्रेफरेंस है, इनकेस अगर डिफॉल्ट होता है तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो डेट होल्डर, जो जिसने डेट दिया है उसको पहले पैसा मिलेगा। आफ्टर दैट जो पैसा बच जाएगा वो फिर इक्विटी होल्डर को मिलेगा। इसलिए प्रेफरेंस डेट देने वाले को मिलती है, इसलिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कम होगा। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि कैसे हम बॉन्ड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी फेयर वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं।